हेलो एवरीवन। तो हमने कक्षा 10वीं का साइंस का चैप्टर नंबर जो है वो 7 शुरू किया है, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट इज़ नियंत्रण एवं समन्वय। तो इसके पार्ट ए में जो पिछली वीडियो थी हमारी, उसमें हमने पढ़ा था कि मनुष्य में या जंतुओं में किस प्रकार से नियंत्रण एवं समन्वय होता है, तंत्रिका तंत्र क्या होता है और ये किस तरह से कार्य करता है, कैसे सिग्नल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण हमने क्या पढ़ा था, मानव मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है जी। उसके बाद हमने थोड़ा सा हार्मोन के बारे में भी पढ़ा था, जो वो ह्यूमन में पाए जाते हैं, उनके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो आज हम इसके पार्ट बी में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि पौधों में किस प्रकार से नियंत्रण एवं समन्वय होता है। इसके साथ साथ मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। इस लिंक में मैंने आपके लिए एक ऑनलाइन क्विज़ जो है वो तैयार किया है, तो जिसमें साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे। आपने वो ज़रूर अटैम्प्ट करना है। उसमें जितना भी आपका स्कोर होगा मैं वो आपको कमेंट करके बता दूंगा। ठीक है। तो आज हम कक्षा 10वीं का साइंस का चैप्टर नंबर 7 जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पौधों में समन्वय। ठीक है। तो देखो, पहले हमने पढ़ा जंतुओं में समन्वय किस प्रकार से होता है। तो हमने ये देखा था कि जंतुओं में समन्वय के लिए उनके पास क्या है, तंत्रिका तंत्र एवं पेशीय ऊतक है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र या पेशीय गति नहीं होती है। कोई भी ऐसा तंत्र नहीं होता है जिसके द्वारा वो सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेज सके, जैसे कि हमने देखा कि तंत्रिका कोशिका करती है। ठीक है। लेकिन पौधों में फिर समन्वय कैसे होता है, पौधे किस प्रकार से अपनी विभिन्न गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, वो हम इस चैप्टर में, इस भाग में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो क्या होता है, पौधे विद्युत रासायनिक साधनों का इस्तेमाल कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, किसके वजह से, विद्युत रासायनिक साधनों का ये इस्तेमाल करते हैं पौधे, और एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक जो है वो सिग्नल लेके जाते हैं। ये फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, अमाउंट ऑफ वाटर, इसके कारण भी कई बार पौधे क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में लेके जाते हैं। ठीक है। तो अब जो मेन हमारा रहेगा, हम देखेंगे कि पौधों में गति किस प्रकार से होती है, और पौधों में मुख्यतः दो प्रकार की गति होती है। ठीक है। क्योंकि देखो, जो भी उन वे हमारी इस इन्वायरमेंट में वो भी जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, जो भी स्टिमुलाई जो है वो पैदा हो रही है, पौधे भी उसको क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो पौधों में गति की अगर मैं बात करूँ तो दो प्रकार की गतियाँ होती है उस स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करने के लिए। पहली है वृद्धि का गति पर निर्भर ना होना, और दूसरा है वृद्धि पर निर्भर गति। ठीक है। अब पहला है वृद्धि का गति पर निर्भर ना होना। इसका मैं एग्जांपल दूंगा, आप खुद समझ जाओगे। ठीक है। देखो क्या होता है, एक छुई मुई का पौधा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टच मी नोट। ठीक है। अब देखो, जब भी हम उसको छूने की कोशिश करते हैं वो पीछे सिकुड़ जाता है। इसमें क्या हुआ, ये जो स्टिमुलाई, जो रिस्पॉन्स दिया स्टिमुलस को उस पौधे ने, उसमें उसकी जो वृद्धि है वो गति पर निर्भर नहीं है, कोई गति वहाँ पे नहीं हुई है। लेकिन दूसरी ओर क्या है, वृद्धि पर निर्भर गति। अब वृद्धि पर निर्भर गति, फॉर एग्जाम्पल स्टिमुलाई, जैसे एक बीज जब अंकुरित होता है तो उसकी जड़ जो है वो पृथ्वी की ओर और तना उसका ऊपर की ओर उगता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे जो गति है या जो वृद्धि उस पर जो अब गति हो रही है, वो वृद्धि पर जो है वो निर्भर कर रही है। ठीक है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है, जैसे मैंने बताया, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया वो किस प्रकार से करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे पहला रहेगा आपका कि वृद्धि पर निर्भर ना होना। इसको हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वे वृद्धि पर निर्भर नहीं होते। पहला, पौधे विद्युत रासायनिक साधनों का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया। दूसरा, अगर यहाँ पे पॉइंट देखा जाए तो कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर उत्पन्न गति करती है, जिससे कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि पौधे क्या करते हैं, अपने अंदर जो उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित करके गति उत्पन्न करेगी, जिससे क्या होगा, कोशिका फूल या सिकुड़ जाएगी, जिससे क्या होगा, वो एक स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देंगे। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे आपने समझना इस चीज़ को कि जो छुई मुई के पत्ते को छूने पर पत्तियों का सिकुड़ना,
तो इसमें भी कुछ इसी प्रकार से जो पानी की उपस्थित मात्रा हम ले फॉर एग्जांपल, तो उसमें वो परिवर्तन करके जो है वो ये जो है वो स्टिमुलाई को क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद दूसरा मैंने अभी आपको बताया वृद्धि के कारण गति। वृद्धि के कारण गति क्या होती है, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। ये दिशिक या अनुवर्तन गतियां हैं जो उद्दीपन के कारण होती है। मैंने आपको पहले ही कहा ये कौन सी गतियां हैं। दूसरा तो ऐसा था जिसमें जो गति हो रही थी उसका वृद्धि पर कोई भी निर्भर नहीं था। इसमें क्या है, यहाँ जो वृद्धि के कारण जो गतियां हो रही है वो किस प्रकार की होती है, प्रकार की जो स्टिमुलाई है उसको जो उसकी तरफ जब वो क्या करते हैं, गति करते हैं, तो वो कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं कि वृद्धि के कारण गति। ठीक है, तो स्टिमुलाई जैसे अगर प्रकाश भी हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण भी हो सकता है, उसके जो वो कारण जो गति होगी, ठीक है, उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहला यहाँ पे मैं देखूँ कि प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश की तरफ गति। ठीक है, प्रकाशानुवर्तन क्या होगा, इसमें जो है वो प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं, पौधे का जो है वो किसी प्रकाश के सोर्स की ओर मुड़ना या गति करना, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाशानुवर्तन। ये 3 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि प्रकाशानुवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो आपने क्या बोलना है, पौधे का प्रकाश के सोर्स की ओर गति करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। हालांकि टिप पे उसके एक हार्मोन होता है एक्सोन, उसके कारण ये होता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, अब पृथ्वी की तरफ या दूर गति, ये तो आपको पता ही है, नाम से ही पता चल रहा है सबका। उसके बाद रसायनुवर्तन, इसमें क्या होगा, पराग नली की अंडाशय की ओर गति। उसके बाद जलानुवर्तन, जल की तरफ जड़ों की गति। ठीक है जी, तो ये कौन सी गतियां हैं, ये वो गतियां हैं जो वृद्धि के कारण होती है, जो स्टिमुलस जो उत्पन्न होती है उसके कारण होती है। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे मेन हमारा जो टॉपिक है पादप हार्मोन। ठीक है, जैसे हमने एनिमल्स में पढ़े थे हार्मोन, उसी तरह से पादपों में भी कुछ हार्मोन्स होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये वो रसायन है जो पौधों की वृद्धि, विकास व अनुक्रिया का समन्वय करते हैं। मतलब ऐसे रासायनिक पदार्थ जो पौधों में विकास या उनकी वृद्धि या उनकी अनुक्रिया या उनका जो समन्वय या हम बोले कंट्रोल, सभी चीज़ें जिसके कारण जो है वो एक पौधे में बैलेंस रहती है, वो कौन करते हैं, हार्मोन करते हैं। ठीक है, मुख्यतः 5 जो अब हम पढ़ेंगे जो हमारे हार्मोन किसमें होते हैं पौधों में। पहला है ऑक्सिन। ठीक है, डार्विन ने इसकी खोज करी थी। तो ऑक्सिन क्या होता है, ये शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है। मैंने पहले ही कहा, बिल्कुल टिप पे, जहाँ भी टिप होगी एक प्लांट की वहाँ पे ये बनेगा। यहाँ पे ये किसके लिए उत्तरदायी है, कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, पौधों की कोशिकाओं की लंबाई को क्या करता है, वृद्धि करता है। उसके बाद प्रकाशानुवर्तन के लिए भी सहायक है, मैंने ऊपर आपको बता दिया। ठीक है, दूसरा हमारा जो पादप हार्मोन है वो है जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन क्या करता है, ये तने की वृद्धि में सहायक होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिब्रेलिन क्या करता है, देखो जो मैं सीधी भाषा में बोलूँ तो एक प्लांट है, उसकी जो मोटा होना है उसे, तो वो किसकी वजह से होता है, जिब्रेलिन की। ठीक है, जैसे छोटा एक प्लांट होता है, उसका तना जो है वो छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है उसका तना भी बड़ा, और वृद्धि तो पौधे की होती है लेकिन उसमें मोटाई भी आना शुरू हो जाती है। वो किस हार्मोन की वजह से आती है, जिब्रेलिन। तीसरा अगर मैं हार्मोन की बात करूँ तो साइटोकाइनिन, ये बहुत महत्वपूर्ण जो है वो हार्मोन है, पेपर में पूछा जाता है। ये पादपों में वो हार्मोन है जो कोशिका विभाजन को करने के लिए उत्तरदायी है या उसको तीव्र करता है। क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में कि उस हार्मोन का नाम बताइए जो पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, तो वो कौन सा है, साइटोकाइनिन। ठीक है, यहाँ पे एक नाम नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आना था, इथाइलिन। ठीक है, इसको आप लिख लें, इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन जो है वो ये कौन सा होता है, इथाइलिन एक चौथा हार्मोन, फोर्थ हार्मोन होता है जो यहाँ पे स्किप हो गया है। वो क्या करता है, इथाइलिन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो पादप में जो है वो किस अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में होता है, और ये वो हार्मोन है जो क्या करता है, फलों को पकाने में सहायता करता है। ठीक है, और 5वां जो हार्मोन है वो आपको पता है वो कौन सा है, आवश्यक अम्ल होता है। ये क्या करता है, वृद्धि
सदमन है, मतलब ये वृद्धि का इनहिबिटर है, उसको रोकने का कार्य करता है। और पत्तियों का मुरझाना भी इसकी वजह से होता है, और स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग भी यही हार्मोन करता है। यहाँ पे एक जो मिसिंग है, यहाँ पे स्किप हो गया है, वो कौन सा है? इथाइलिन हार्मोन। ठीक है, 5वां हार्मोन है। इसकी विशेषता क्या है? कच्चे फलों को पकाने के लिए, और दूसरा क्या करने के लिए करता है ये? जो हमारे एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है जी, ये था हमारे 5 हार्मोन जिनके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो इसमें हम देखेंगे कि आप हमेशा देखते हैं कि कई बार हम टीवी में भी सुनते हैं, या बहुत बार ये देखा जाता है कि हमें आयोडीन युक्त नमक ही जो है वो खाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन ये बनता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा लिया यहाँ पे। तो जो क्यों ज़रूरी होता है, देखो आयोडीन युक्त नमक ज़रूरी किस लिए होता है? एक हमारी ग्रंथि होती है जो है अपटू ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड जिसको कहते हैं, को अपना हार्मोन, उसका एक हार्मोन है जो हमने पिछली बार पढ़ा था, थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करता है, जिससे शरीर में संतुलित वृद्धि हो सके। अतः अपटू ग्रंथि के सही रूप से कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आयोडीन की कमी जब हो जाए तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो हमारी अपटू ग्रंथि अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगी। अपटू ग्रंथि अगर अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगी तो हमें जो है वो हमारी जो है वो एक क्या हो जाएगा? एक बीमारी हो जाएगी जिसको गोइट्री कहते हैं या घेंगा के रोग कहते हैं, जिसमें हमारी गला जो है वो क्या हो जाता है? फूल जाता है। इसके बाद एक और है मधुमेह, डायबिटीज़। ठीक है, एक हम सुनते हैं कि शुगर प्रॉब्लम या मधुमेह या डायबिटीज़, इस बीमारी ये होती किसकी वजह से? ये बीमारी होती है रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाना। जब हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है? एक हमें बीमारी हो जाती है जिसको क्या कहते हैं? मधुमेह रोग कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं। ठीक है, या हम उसको अपनी जनरल भाषा में शुगर की प्रॉब्लम कहते हैं। कारण क्या है, किसकी वजह से होता है? देखो, जो हमारी अग्नाशय ग्रंथि है, जो मिक्स ग्लैंड कहा जाता है, एक कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? इंसुलिन हार्मोन। अगर इस हार्मोन को वो जो है वो एक अप्रोप्रिएट सफिशिएंट अमाउंट में वो ना निकले तो क्या हो जाता है? रक्त में जो शर्करा है उसका लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिससे क्या हो जाता है? हमें रक्त डायबिटीज़ हो जाती है। इसलिए मधुमेह अगर किसी को हो जाता है रोग, तो उसको किसके टीके लगाए जाते हैं? इंसुलिन के टीके लगाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको? निदान या उपचार क्या है इसका? इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन। ठीक है, इसके बाद अगर हम जो है वो नेक्स्ट देखें, यहाँ पे तो मैंने ये लिखा कि हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। ठीक है, तो एक हमारे शरीर में एक क्रियाविधि होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पुनर्भरण। पुनर्भरण क्रियाविधि ये सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा में तथा सही तरीके से क्या हो? स्रावित हो। तो कई बार ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है कि पुनर्भरण क्रियाविधि क्या है। तो ये सुपरवाइज करना कि जो हमारे शरीर में विभिन्न हार्मोन बन रहे हैं वो अप्रोप्रिएट तरीके से काम करें। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो ये वीडियो थी इसमें हमने थोड़ा सा प्लांट के बारे में पढ़ा कि उनमें नियंत्रण में समन्वय कैसे होता है। दूसरा, पादप हार्मोन जो मुख्यतः कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। उसके बाद हमने थोड़ा सा पढ़ा कि इंसुलिन को जो टीका क्यों दिया जाता है मधुमेह के पेशेंट्स को, और एक और हमने पढ़ा कि आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है। तो इसी प्रकार से कुछ मैंने क्वेश्चंस भी यहाँ पे बनाए हैं आपके लिए। इसके बीच में ये भी आपने ज़रूर देखने हैं। पहला है, पौधों में ऑक्सीजन कहाँ संश्लेषित होता है? अभी पढ़ा हमने, टिप पे होता है। मास्टर ग्रंथि इजी है बहुत, पीयूष ग्रंथि होती है। उसके बाद केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के घटक, पिछली वीडियो में पूरा पढ़ा था हमने। उसके बाद रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, खुद आप करें तब मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ईजी से है ये। उसके बाद तंत्रिका कोशिका का चित्र आपने बनाना है। मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर में संतुलन एवं समन्वय बना के रखता है? मैंने पहले ही कहा था, पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग है, उसका नाम आपने बताना है। उसकी तरह से पौधों में अनुवर्तन गतियाँ या हमारे शरीर में हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? और लास्ट जो क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बना के इसके विभिन्न भागों की क्रियाविधि का बताना है। ठीक है, अब ये चैप्टर मैंने थोड़ा ये भाग जल्दी से करवाया क्योंकि ये पोर्शन ऐसा भी है
जिसको फ़िलहाल के लिए जो है वो थोड़ा भाग इसको काट दिया गया है, लेकिन बेसिक नॉलेज ज़रूरी है हर चीज़ का। तो इसलिए ये वीडियो आपने ध्यान से देखनी है। कुछ अगर आपको पता ना चले तो आपने मेरे को कमेंट करके बताना है।